नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जो 10वीं की परीक्षा पास करने वाले हैं, और साथ में ही बहुत इंपॉर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए भी, उन अभिभावकों के लिए भी जिनके बच्चे 10th क्लास में हैं या 10th क्लास अभी पास करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जिंदगी के अंदर हमेशा हमारा एक सपना होता है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें और उसके बाद एक बेटर फ्यूचर की कामना करें, लेकिन हमेशा 12वीं के बाद ही हमें यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका 10वीं के बाद भी एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है, एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जिससे वो आपको 10वीं के बाद भी बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में दाखिला दे देते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से 10वीं के बाद आपका हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जा सकता है, किस प्रकार की वो प्रवेश परीक्षा होती है, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। तो सारी बातों को जानते हैं और कैसे आप जो है एक आसान तरीके से, आसान वे से आप वहां पर दाखिला ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो बताना चाहता हूं कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा 10वीं के बाद एक प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 2 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर और दूसरा पार्ट आता है आपका जनरल आपका साइंस। देखिए यहां पर एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाते हैं और 40 नंबर ही उनके रहते हैं। और उसके बाद आपका जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके 60 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि 60 नंबर ही इसके दिए जाएंगे। यानी कि टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, यानी कि आउट ऑफ 100 जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे, जितना बेटर मेरिट होगा बच्चे का, उसी के मेरिट के आधार पर उसको दाखिला मिलने वाला है। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि आउट ऑफ 100 हम मैक्सिमम नंबर को स्कोर कर सके। लेकिन ये जो दोनों पार्ट हैं, इनमें सिलेबस में क्या आएगा तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज मैं यहां पर आपको मेंशन करना चाहता हूं कि आप अगर बच्चे को 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं भी करवा दोगे तो 11वीं और 12वीं के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि हम 11th में क्या चूज करें। आपका मेडिकल में भेजें, आर्ट में भेजें, या फिर आपका साइंस यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल में से क्या चूज करें, कॉमर्स में भेजें, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उस वे को चूज करना। और 12वीं के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो बच्चा आपका जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एग्जाम है। कोई आपका नीट है, कोई यहां पर पीएमटी है, उसके बाद आपका जेई, ट्रिपल ई है ना, तो डिफरेंट एग्जाम है और उसके बाद ही उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी अगर हमें दाखिला नहीं मिला और वहां पर हमने ग्रेजुएशन नहीं किया तो आज हमारी जो डिग्री है वो केवल एक कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि कई अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी दाखिला लेने के बाद जरूरी नहीं है कि नौकरी मिलेगी, लेकिन ये कुछ ना कुछ एंश्योर हो जाता है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप अगर डिग्री करते हो तो आपको जो तालीम मिलती है, आपको जो शिक्षा मिलती है, वो आपको प्रैक्टिकल के साथ मिलती है और वहां पर आपका जो नॉलेज होता है वो ज्यादा बेटर होता है एक नॉर्मल आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्ट में, और आप कम फीस के साथ वहां पर डिग्री कर सकते हैं। ये एक आपके लिए यहां पर एक बेटर जो है आपका अपॉर्चुनिटी है। तो 10वीं के बाद ही कैसे इस परीक्षा को पास करें और कैसे जो है आपका इस एग्जाम को क्रैक करें, तो वहीं के आपके अंदर मैं बताना चाहता हूं कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो इसके अंदर रहने वाले हैं। पहला पार्ट 1 की बात करें तो इसमें आपका एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समझते हैं इनका सिलेबस क्या रहेगा। तो टॉपिक वाइज आपको बताना चाहता हूं। तो जो आपका पहला पार्ट है जिसमें 40 नंबर के एग्रीकल्चर के पर्सन पूछे जाएंगे वो कौन से होंगे। तो देखिए, अगर आपका बच्चा या आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे आसपास जो हम कृषि की डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, चाहे हम लोग आपकी धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, इन खेती करते टाइम हमारे पास जो अलग अलग औजार होते हैं, ये औजार कौन से होते हैं, है ना। हम सब लोग जानते हैं कि ट्रैक्टर है, आपका जो है कस्सी है, या फिर हम बात करें तो फावड़ा है ना, ये सब इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो आपका जो यहां पर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि कैंडिडेट से नॉलेज आपकी यही पूछी जाती है कि एग्रीकल्चर में हम लोग लैंड मेजरमेंट कैसे करते हैं, 1 एकड़ कितना होता है, हेक्टेयर कितना होता है,
है ना। उसके बाद हमारा रबी और खरीफ की फसलें कौन सी होती है, यानी कि हाड़ी और सावनी की फसलें कौन कौन सी हैं, उन फसलों का आपका क्या क्या हम लोग कब ग्रो करवा सकते हैं, कितना हमें बीज चाहिए पर एकड़, या फिर हम बात करें तो उनको ग्रो करवाने के लिए किस प्रकार का तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पर्सन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि फल और सब्जियां, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपकी हाड़ी और सावनी में तो हम आपकी केवल और केवल एक सीजन में ही फसल को लगाते हैं, लेकिन जो आपकी फल और सब्जियां होती हैं, जैसे फल का अगर एक पौधा लगा दिया तो वो कई सालों तक ग्रो करता है और कई सालों तक हमें फल देता है, तो उनके बारे में भी बच्चे को जानकारी होनी चाहिए, उसमें से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि जो फसलों का वर्गीकरण है, उन फसलों को किस आधार पर बांटा गया है, तो उनका जो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल उनको कौन सी फैमिली में रखा गया है, या फिर अगर हम बात करें तो उनको किस प्रकार से ग्रो करवाया जाता है, उनको ग्रो करवाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता कौन सी होगी, उनके लिए कितना तापमान की आवश्यकता होगी, तो अलग अलग आधार पर फसलों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वहां से आपके प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर, यानी कि एक फसल को ग्रो करवाने के लिए आपको खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो ये खाद कितना डालना है, खाद के प्रकार क्या होते हैं, आपका उर्वरक जो डाला जा रहा है उस उर्वरक के क्या प्रकार हैं, तो यहां पर बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपसे जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद फार्म हैंड टूल्स, जो हम लोग फील्ड के अंदर हैंड टूल्स यूज करते हैं, कोई आपका वीड यानी कि जो आपके खरपतवार हैं उनको हटाने के लिए, या आपके कोई और इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के लिए, तो उनके लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार के जो इंप्लीमेंट होते हैं वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उस एग्जाम के अंदर। उसके बाद में बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी हम लोग इंप्लीमेंट और मशीनरीज यूज करते हैं, यानी कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, है ना, तो ये आपके अलग अलग जो मशीन फार्म मशीनरीज होती हैं उनके बारे में। उसके बाद कंबाइन क्या होता है, थ्रेसर क्या होता है, थ्रेसिंग क्या कैसे काम करता है, तो उनके बारे में जो पर्सन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो पर्सन आते हैं, 100 पर्सन, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसके अंदर आपका एक पर्सन पूछा जाता है और उसके बाद उसमें 4 ऑप्शन भी होते हैं। पूरा का पूरा पेपर भी आपके साथ डिस्क्राइब करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में पूरी वीडियोस आपको मिलेंगी कि किस प्रकार का पेपर पहले आया हुआ है और किस प्रकार से आपका बच्चा जो है उनकी तैयारी कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो सिलेबस है उनको भी आगे आने वाले टाइम में कवर करेंगे। तो आप जो है इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और यहां पर बताना चाहूंगा कि उसके बाद बच्चे से वीड के रिलेटेड, यानी कि खरपतवार जो आते हैं फसलों में वो कौन से आते हैं, उसके बाद इरिगेशन यानी कि सिंचाई कैसे की जाती है, और यहां पर आपका सीड यानी कि बीज जो यूज किया जाता है, और उसके बाद रूरल इंस्टीट्यूट यानी कि जैसे आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, या आपके जो प्रोग्राम रन किए जाते हैं किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए, जो आपके अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उन प्रोग्रामों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में वहां पर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, मतलब हमारे घर में हम लोग जो पशु रखते हैं, इन पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, इन पशुओं का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, तो यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद में जनरल एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के साथ साथ किसान क्या करता है, कुछ आपके अलग काम भी तो करता है ना, जैसे आपका मधुमक्खी पालन भी कर सकता है, आजकल मशरूम फार्मिंग भी करता है, फिशरीज फार्मिंग भी करता है, तो उनके बारे में भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस बहुत ही आसान है, बहुत ही कम है। और 6th, 7th और 8th क्लास के अंदर जो बच्चे से ये पूरा आपका, अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स में ये पूरा दिया होता है, वहां से भी बच्चा जो आपका पढ़ता है उनके बारे में ही ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ये नहीं कि पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पढ़कर जानी पड़ती है, बहुत ही बेसिक नॉलेज। और जो किसान के बेटे को तो वैसे भी इनके बारे में पता होता है, वो इनके बारे में जानता है, वो इनको समझता है, और खासकर उसके पापा अगर खेती करते हैं तो वो उनको अच्छे से पहचानता भी है हर एक चीज को, और ज्यादातर उसको थोड़ा सा समझाने की आवश्यकता है यहां पर, और वो बच्चा आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, इस एग्जाम को पार कर सकता है। इसके साथ में इससे जनरल आपकी जो साइंस का पेपर होता है वो भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जनरल साइंस में आप लोगों से केमिस्ट्री, उसके बाद आपका बायोलॉजी, और फिर यहां पर फिजिक्स, और फिर आपका जो है एनवायरमेंटल साइंस। जो बच्चा 10वीं तक पढ़ता है, अब 10वीं तक के टॉपिक आपको पता होंगे, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल और नॉन मेटल, इसके बाद आपका कार्बन और इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये आपके केमिस्ट्री के अंदर जो आप 6 से लेके 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन 4-5 क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़े जाते हैं, इन्हीं टॉपिक में से ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, और बहुत ज्यादा बाहर से नहीं आएंगे। और साफ इन्होंने बोला है
कि जो आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है आपकी, उन्हीं के सिलेबस के आधार पर ये आपका जो है पूरा का पूरा प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। यानी कि बहुत कुछ बाहर से नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा ये नहीं कि हम लोग पूरी इसमें पीएचडी हासिल कर लेंगे, नहीं। आप अगर जो बेसिक किताबें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा आपकी प्रोवाइड करवाई जाती है, रिकमेंड की जाती है, उन्हीं बुक्स को अगर हम लोग पढ़कर और इस एग्जाम को देने जाएं तो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक किया जाता है। क्योंकि आज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो बच्चे के अंदर जब उसको कोचिंग दी जाती है या फिर उसको पढ़ाया जाता है तो उस टाइम पर उसके अंदर बहुत बड़ा एक डर पैदा किया जाता है। तो इसी डर को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि डराने से कभी एग्जाम क्रैक नहीं होता है, उसको समझाना पड़ता है बच्चे को। क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है ना 10वीं क्लास तक, वो बहुत ही कहीं ना कहीं उस कंडीशन में होता है जिसमें उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। जैसे हम लोग जमीन की खेती करते हैं ना, तो आपकी फसल की बुआई करने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से जब आपका 10वीं क्लास में बच्चा होता है तो उसको आप किसी भी डायरेक्शन में डाल सकते हो, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि जो 10वीं का बच्चा है उसको प्यार से, उसको जो है आसानी से, जो आप उसको भाषा समझ में आती है उसमें अगर उसको बताया जाए तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि जो उसने आज तक पढ़ा है वही उसके पेपर में आएगा, तो उसका कोई बाहर से तो आने वाला नहीं है, बस उसको एक अच्छी डायरेक्शन की आवश्यकता है। और सही डायरेक्शन जिस दिन उस बच्चे को मिल गई, वो जिंदगी में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकता है। और अगर पहला एग्जाम उसका क्रैक नहीं भी हुआ तो वो एटलीस्ट इतना सीखेगा कि इस पेपर में मैंने क्या गलती की और आने वाले टाइम में मैं इन गलतियों को ना करूं। तो वहां पर वो अगर 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं भी करेगा तो भी उसके माइंड में एक चीज रहेगी कि मैंने एक पेपर दिया था और उस पेपर में मेरे नंबर यहां से इस प्रकार से कम रहे थे, तो वो अपने बेसिक्स को और अच्छा करना चाहेगा और आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा और उसके बाद जीवन में शायद कभी नाकामयाब नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि ऐसी परीक्षाएं, और खासकर ओलंपियाड आर्ट के भी टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो उन टेस्ट को जरूर बच्चे से दिलवाइए। 10वीं तक आपका बच्चा अगर हम उसको कल्टीवेट इस प्रकार से करेंगे, इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर फाइट करवाएंगे, तो वो बच्चा सीखेगा, इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेगा और जीवन में कभी आपका हार नहीं मानेगा। वो कभी जो है, क्योंकि आजकल क्या होता है, बच्चे कोचिंग्स के लिए जाते हैं और वहां पर सुसाइड कर लेते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, उसके ऊपर प्रेशर इतना दिया जाता है। उसको समझाइए कि ये जो परीक्षाएं हैं वो उसके जीवन के अंदर आपके पड़ाव हैं, उनको पार नहीं भी करोगे, उनको जो है किस प्रकार से पार किया जा सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि परीक्षा पास ही होगी, उनको फेल भी किया जा सकता है, वो फेल भी हो सकता है। तो उसको जीवन में आपका सफलता के साथ साथ जो आपकी निराशा होती है, असफलता होती है, उसके बारे में भी सिखाना बहुत जरूरी है। तो अगर ये ऐसे एग्जाम अभी से वो देना स्टार्ट करेगा और उसके ऊपर बिना किसी मेंटल प्रेशर के द्वारा अगर हम उसको तैयार करवाएंगे तो वो वाकई में इन एग्जाम को क्रैक भी कर पाएगा, और नहीं भी करेगा तो यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएगा और वो सीखेगा कि हाँ, जीवन में एक एग्जाम को क्रैक करना भी जरूरी है और क्रैक नहीं भी होता तो उससे क्या सीखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका बायोलॉजी का पार्ट है और उसके बाद आपका लास्ट में फिजिक्स का पार्ट है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो जनरल साइंस आपके 10वीं तक बच्चे को पढ़ाई जाती है, उसी में से ही ये पर्सन आपके पूछे जाएंगे और उसके बाद में आपके एनवायरमेंटल साइंस के भी पर्सन पूछे जाते हैं। तो ये सारा का सारा 10वीं का ही सिलेबस है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर आप टॉपिक्स को देखोगे तो लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, ओवर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि सारे के सारे टॉपिक जो बच्चा 10वीं क्लास तक पढ़ता है उनको ही अच्छे से कवर करना है और उसमें से ही बहुत सारे पर्सन्स बच्चे से पूछ लिए जाएंगे और उसी के आधार पर बच्चा एक अच्छी रैंक को हासिल कर सकता है और उसके पास एक सुनहरा फ्यूचर होगा, सुनहरा भविष्य होगा। और वो अगर पहला ही एग्जाम को क्रैक करेगा तो उसके बाद शायद जीवन के अंदर अच्छे मुकाम पर भी पहुंच सकता है और आगे अच्छे टारगेट को भी चूज कर सकता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था जिसके अंदर उसको ये पूरा सिलेबस अगर तैयार किया जाएगा तो डेफिनेटली वो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहेगा। और यहां पर आपका जो है जाते जाते एक अब्दुल कलाम जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती है। यानी कि हम लोग क्या है कि अपने फ्यूचर को कभी नहीं बदल सकते। हम लोग ना आज जगह जगह पर कहीं ना कहीं कभी इसी इन लोगों के पास चले गए, ज्योतिष के पास चले गए और हमें बताइए कि क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखो यार, भविष्य को कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक काम किया जा सकता है कि अगर आज ही
हम उस भविष्य को बदलने के लिए अपनी आदतों को बदलें तो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज हम इस सेशन पर विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि अगर आप जो है इस वीडियो को पसंद करते हो और आपको जो है आने वाले टाइम में और भी इस प्रकार की वीडियो चाहिए और आप चाहते हैं कि 10वीं के बेस पर और 12वीं के बेस पर आप अपने बच्चे को एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं और एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेफिनेटली आपको समय रहते एक अच्छी वीडियोस के साथ गाइड किया जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और कैसे एक बच्चे का फ्यूचर जो है वो अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।